अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने पहले भी एक एपिसोड किया था पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पे, और हमने यही बात की थी कि हम पाकिस्तान और इंडिया जो फिल्म इंडस्ट्री है उसकी बात करेंगे, कुछ फिल्मों का जिक्र करेंगे, कुछ एक्टर्स का जिक्र करेंगे, कुछ म्यूजिक और डायरेक्शन और स्टोरी लाइन जो हुआ करती थी उसकी बात करेंगे। जैसे आप जानते ही हैं कि 50s और 60s में, इवन 70s में बहुत खूबसूरत फिल्में बनी हैं, उनकी कुछ बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम वीक में एक शो ये ज़रूर बना दिया करें ताकि थोड़ा सा हम पॉलिटिक्स से हट के भी कोई बात हो सके। तो आज जी हम बात करेंगे ज़रा 50s और 60s की मूवीज़ के ऊपर, और हमें ज्वाइन किया है एजाज गुल साहब ने, जो कि आप जानते ही हैं कि फिल्म क्रिटिक हैं और लिखते भी हैं और बहुत अच्छा तबसरा भी करते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। सर, सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया ही है कि हम 50s और 60s की मूवीज डिस्कस करेंगे, एक्टर्स कैसा हुआ करता था, और जाहिर है उससे जब हम कंपेयर करेंगे नए जमाने को तो फिल्में बेहतरी की तरफ गई हैं, या ये कि कुछ पहले अच्छी होती थी, लेकिन म्यूजिक जरूर सर ऐसा होता था पहले जो बहुत खूबसूरत होता था। आज भी सुनते हैं तो वही मजा आता है जो पहले आया करता था, जबकि नए गाने बड़ी जल्दी लोग बोर हो जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? और सबसे पहले ये कि हम कुछ पुराने एक्टर्स का भी जिक्र करेंगे, जैसे कि देव आनंद साहब हैं, राज कपूर साहब, दिलीप कुमार साहब, और इस तरह से। तो सर आप बताइए सर, 50 60s में क्या आपने समझते हैं आप कि कैसी फिल्में हुआ करती थी? जी आरजू, ये गोल्डन पीरियड था इंडियन फिल्म्स का, और कलर आ चुका था अर्ली 50s में। झांसी की रानी और इस तरह की और फिल्में जो हैं बनी शुरू सर हुई। आप थोड़ा सा लाउड बोलिएगा आपकी तरफ से, क्योंकि थोड़ा सा शोर है। जी, कलर आ चुका था 50s में, और लेकिन ब्लैक एंड वाइट फिल्में भी बन रही थी, बल्कि इवन 60s में भी बनती रही हैं। आरजू और अपना देवदास और बहुत सी फिल्में जो हैं वो अपना ब्लैक एंड वाइट में बनी है 60s में। लेकिन बेसिकली चलिए शुरू करते हैं 50s में। 50s में कौन राज कर रहा था बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री पे? जी। सबसे बड़ा नाम तो दिलीप कुमार का है, मोहम्मद यूसुफ खान, और फिर राज कपूर हैं, और फिर देवानंद हैं, और ये अब आपने तस्वीर जो लगाई है ये फिल्म लीडर की थी, वैजयंती माला और दिलीप कुमार। 1964 की फिल्म थी ये, और ये सिनेमास्कोप फिल्म थी। उस जमाने में सिनेमास्कोप फिल्में इतनी नहीं बनती थी। ये नूतन और देवानंद हैं, आपने तस्वीर लगाई है, और तेरे घर के सामने और बहुत सारी फिल्में बनाई देवानंद ने। लेकिन देवानंद की सबसे बड़ी फिल्म थी वो गाइड थी, वहीदा रहमान के साथ, और गाइड के डायरेक्टर भी दिलीप कुमार सॉरी देवानंद के भाई विजय आनंद थे। इनके एक और भाई चेतन आनंद थे। ये तीनों भाई थे, और विजय आनंद ने भी कुछ थोड़ा बहुत काम किया फिल्मों में, मैं तुलसी तेरे आंगन की और कोरा कागज। लेकिन बेसिकली ये डायरेक्टर थे, और इनका जो सबसे अच्छा हिस्सा था डायरेक्शन का वो गानों की पिक्चराइजेशन थी। आप गाइड को ले लें, गाइड में गाने जो हैं उन्होंने उसको फिल्म का हिस्सा बना दिया। जॉनी मेरा नाम है और तेरे मेरे सपने हैं, इस तरह की बहुत सारी फिल्में होती हैं। लेकिन दिलीप कुमार और देवानंद ये तो दो बादशाह थे ही 60s के, लेकिन साथ 50s के और फिर 60s के भी, लेकिन साथ में थे राज कपूर जो पृथ्वीराज के बेटे थे। और ये भी बहुत अरूज पे गए, और इन्होंने अपना स्टूडियोज बनाया, आर के स्टूडियोज, और इनको अरूज मिला फिल्म बरसात से, उसके बाद आवारा, उसके बाद श्री 420, उसके बाद चोरी चोरी, उसके बाद आई सपोज मेरा नाम जोकर, जो कि बॉक्स ऑफिस पे अच्छी नहीं गई। लेकिन फिल्म ये बड़ी तवील थी, ऑलमोस्ट 3.5-4 घंटों की, और 2 हिस्सों में देखी जाती थी ये वीडियो पे भी।
और फिर संगम आई कलर में, इनकी फिल्म पहली कलर फिल्म थी जयंती माला के साथ। चुनाचे इनका बहुत ही भरपूर करियर रहा एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए स्टूडियो ओनर, एज एन एक्टर। ये रशिया में भी बहुत पॉपुलर थे हिंदुस्तान के साथ साथ। लेकिन सर जैसे आपने गाइड की का जिक्र किया, गाइड फिल्म का काफी अलग सी स्टोरी थी उस जमाने के लिहाज से, जब एक तरह की सिर्फ लव स्टोरीज बना करती थी उस जमाने में। गाइड जैसी फिल्म आई जो कि बहुत अलग हटकर थी, तो लोगों ने एक्सेप्ट किया उस फिल्म को, क्योंकि मैं तो जब भी देखती हूँ, मैंने बहुत बार देखी और हर बार बहुत अच्छी लगती है। गाने बहुत बेहतरीन थे, डायरेक्शन बहुत अच्छी है। लेकिन उस जमाने में ये कॉन्सेप्ट था नहीं कि कोई शादीशुदा औरत जो है वो निकल के अपना कोई कैरियर बनाने के लिए शौहर को छोड़ के बाहर चली जाए। इस तरह की स्टोरी जो थी, उसकी स्टोरी लाइन काफी बोल्ड थी उस जमाने के लिहाज से। जी आरजू, बहुत ऑफ बीट कहानी थी अपना गाइड की। जैसे आपने बताया, एक शादीशुदा औरत वो घर से जाए और फिर उसका कांटेक्ट हो एक टूरिस्ट गाइड से, और फिर वो कहानी चले। और हाईलाइट इसकी न सिर्फ कहानी थी, इसकी गानों की पिक्चराइजेशन थी। आपको याद होगा होली का एक गाना था, कोरस बहुत लंबा चौड़ा, तकरीबन 6-7-8 मिनट का था। और लेकिन बेसिकली इसके दो बुनियादी कैरेक्टर जो हैं वो तो वहीदा रहमान और देवानंद थे, लेकिन किशोर साहू भी थे जिन्होंने इनके शौहर का रोल अदा किया था, वहीदा रहमान की। और इसमें अपना बहुत उम्दा म्यूजिक था, बहुत उम्दा फोटोग्राफी थी, बनी ये सारी हिंदुस्तान में थी। इसका एक वर्जन जो है वो इंग्लिश वर्जन भी बना था, लेकिन वो इंडिया में नहीं आया। और इसी तरह से सर राज कपूर साहब की फिल्में भी जो थी वो काफी मतलब चला करती थी, खासतौर पे नरगिस के साथ उनकी जो फिल्में थी वो बहुत पसंद की जाती थी। जी बहुत बहुत मकबूल ये कपल था। जैसे मैंने आपको बताया, बरसात से शुरू हुआ और फिर आवारा और श्री 420 और चोरी चोरी, बहुत अच्छी फिल्में गई। और बाय दिस टाइम राज कपूर का स्टूडियोज भी बन चुका था, आर के स्टूडियोज। और बारिश का ये गाना है जिसकी आप तस्वीर दिखा रही हैं मुझे, और उसी तस्वीर जो थी वो आवारा की थी। और बहुत बहुत मशहूर कपल हुआ ये राज कपूर और नरगिस का। तो सर ये हॉलीवुड की फिल्मों से इंस्पायर नहीं लगते थे ड्रेसिंग वगैरह? जैसे अभी ये पिक्चर है, इसमें उनकी नाचनी और इस तरह से कई पिक्चर ऐसी नजर आती हैं, लेकिन बहुत सूट करते थे। जैसे मधुबाला वगैरह को मैंने देखा है, की पिक्चर है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई हॉलीवुड की एक्ट्रेस लग रही है, लग नहीं रहा कि कोई मतलब इंडियन फिल्म एक्ट्रेस है उस जमाने की। ये तस्वीर जो अभी आपने मधुबाला की दिखाई है, ये अमेरिका में बहुत मोस्ट पॉपुलर मैगजीन था लाइफ। ये लाइफ के टाइटल पे आई थी मधुबाला, और ये फोटोग्राफ उनका बाकायदा एक फीचर था लाइफ में, जो कि बहुत बड़ी प्रेस्टीज थी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए कि उन्होंने लाइफ ने न सिर्फ मधुबाला को कवर किया, उनकी फोटोग्राफ्स दी, बल्कि एक कवरेज इन पे दिया। और ये बहुत बड़ा ऑनर था बॉम्बे के लिए और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो सर आप क्या समझते हैं कि उस वक्त जो स्टोरी लाइन्स होती थी, जो गाने होते थे, जो म्यूजिक डायरेक्टर्स होते थे, वो बेहतर थे अब नए म्यूजिक डायरेक्टर्स के मुकाबले में? या जो लिरिक्स लिखे जाते थे, जो शायरी होती थी, कुछ मतलब होता था उन गानों का? तो अब देखते हैं कि किस तरह के गाने होते ज्यादातर। तो क्या आप समझते हैं कि एक बहुत बड़ा हाथ उन फिल्मों में जो है उनकी म्यूजिक का भी होता था उनको हिट कराने में? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और सही वक्त पे सवाल किया, क्योंकि अपना मैंने अभी गाने देखे हैं इंडियन फिल्म्स के, और लेटेस्ट गाने जो हैं वो बड़े ग्लैमरस हैं, फोटोग्राफी बहुत अच्छी है, आर्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी है, ड्रेसेस बहुत अच्छे हैं, और म्यूजिक भी बुरा नहीं है, ठीक है। कुछ फिल्में ऐसी हैं, जैतन ललित जो अपना जिन्होंने 90s में दिया म्यूजिक थ्रू आउट 90s, AR रहमान एक और म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने अच्छा म्यूजिक दिया। लेकिन मैं कंपेयर करूंगा जैतन ललित को और AR रहमान को नौशाद के साथ, और शंकर जयकिशन के साथ, और मदन मोहन के साथ,
और ओपी नैयर के साथ जो 50s के और 60s के थे, सी रामचंद्र, एस टी बर्मन, वो म्यूज़िक जो है वो बड़ा मुख्तलिफ था, बहुत संजीदा था, बहुत उम्दा था। और आज फिल्मों ने अपनी टेक्नोलॉजी के हवाले से, प्रोडक्शन इफेक्ट्स के हवाले से, वार्डरोब के हवाले से, कैमरा मूवमेंट्स के हवाले से, सेट डिज़ाइन के हवाले से बहुत तरक्की की है। और लेकिन म्यूज़िक जो है वो मुझे पुराना ही पसंद है, 50s का और 60s का, नौशाद का और शंकर जयकिशन का और ओपी नैयर का, मदन मोहन का। मैं लता को सुनता हूँ उनके इंटरव्यूज में, वो भी यही कहती हैं कि वो शायरी जो थी साहिर लुधियानवी की और शकील बदायूनी की और कैफी आज़मी की, वो अब शायरी नहीं मिलती। बल्कि सच तो ये है कि शायरी अगर म्यूजिक में, फिल्म म्यूजिक में अगर स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा गिरा है किसी एक चीज़ का, तो वो सिंगर्स का नहीं है, वो कंपोजिशंस का नहीं है, वो शायरी का है, वो लिरिक्स का है। जैसे सर कई गाने, सारे फिल्म लीडर के गाने थे वो बहुत अच्छे थे। और ये तेरे घर के सामने देव साहब की फिल्म, इसके बहुत बेहतरीन गाने हुआ करते थे। और गाइड के गाने तो थे ही अच्छे। इसके अलावा जो है वो राज कपूर साहब की फिल्मों के गाने बहुत अच्छे होते थे। मतलब स्टोरी लाइन चाहे ना भी इतनी चलती हो, गाने जो है वो आज भी जैसे कहते हैं ग्रेट सॉन्ग्स में शुमार होता है उन गानों का। आरजू, राज कपूर खुद म्यूजिक का बड़ा ख्याल रखते थे, वो म्यूजिक डायरेक्टर नहीं थे। उनकी फिल्मों का म्यूजिक जो है, ये जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं 50s और 60s की, वो विदाउट एक्सेप्शन तकरीबन सब म्यूजिक जो है वो शंकर जयकिशन ने दिया और शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने इनके गाने लिखे। चुनाचे ये एक कैंप था, राज कपूर, शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो सर क्या वजह है कि वही उस तरह की म्यूजिक, उस तरह के लिरिक्स, उस तरह की जो कहते चाहिए कि गाने और सिंगर हमें अब नजर नहीं आते, जबकि इंडिया में तो बहुत एक बड़ी तादाद में जो है वो ये लोग मौजूद हैं जो सिंगर्स हैं, लिखने वाले हैं। क्योंकि इनके हमारी तरह तो नहीं होता, हमारे यहाँ तो हम आर्टिस्ट को इज्जत ही नहीं देते। हमारे तो आर्टिस्ट जिस उनकी डेथ होती है तो हम कहते हैं जी मेरासी कोई मर गया। भी रिसेंटली भी एक जो एक्टर जिनकी डेथ हुई थी तो सुनने में आ रहा था कि उनको दफनाने तक नहीं दे रहे थे कि जी ये मेरासी को हम यहाँ नहीं आने देंगे, जबकि इंडिया में तो वो अपने एक्टर्स के नाम पे मंदिर तक बना देते। इतनी इज्जत है वहाँ पे आर्ट की, जो कि हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। और जो लोग पाकिस्तान बनने पे वापस चले गए थे भारत, मेरे ख्याल है शायद उनका कैरियर चल गया होगा, लेकिन जो लोग यहाँ आए थे तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री तो कभी इस काबिल हुई ही नहीं कि हम अपने आर्टिस्ट को कोई रिस्पेक्ट देते। हमारे यहाँ आज भी आर्टिस्ट को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। तो उस लिहाज से वहाँ पे अब टैलेंट हमें कम क्यों नजर आता है, चाहे वो स्टोरी लाइन हो, चाहे वो गाने हो, या एक्टर हो। इवन एक्टर भी कम ही कुछ निकलते, 100 में से 2 या 4 ऐसे निकलते जिन्हें हम कह सकते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वरना ज्यादातर एक ही जैसे एक्सप्रेशन। खासतौर पे एक्ट्रेसेस तो बहुत ही कम है। जी, एक दो चीज़ें आपने जो बताया कि उन्हें बड़े एजाज़ मिले फिल्म इंडस्ट्री को, यकीनन एजाज़ मिले। भारत का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड जो है भारत रत्न, वो लता मंगेशकर को मिला और ये बहुत बहुत बड़ा एजाज़ है और बहुत कम लोगों को मिला। और फिल्म इंडस्ट्री में से सिर्फ लता को मिला है ये अवार्ड। और मैं आज देख रहा था आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले, देवानंद के नाम पे उन्होंने एक स्टैंप जो है, वो पोस्टर जो है वो इशू की, और लोगों के लिए भी की होगी, लेकिन ये मैंने अभी देवानंद की अभी देखी है। और वहाँ की जो हुकूमत जो है और वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो यकीनन बहुत इज्जत देती है। और जब भी इंडियन एक्टर्स जो हैं हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं कहीं, चाहे वो फिल्म की शूटिंग हो या चाहे वो कॉन्सर्ट हो या कोई म्यूजिकल प्रोग्राम हो, तो इंडियन हाई कमीशन जो है वो हमेशा वहाँ उनके लिए तैयार होता है और उन्हें अपना रेड कार्पेट देते हैं। और इंडियन डायस्पोरा जो है तकरीबन सारी दुनिया में है, हमारे से ज़्यादा है, इवन अमेरिका में हमारे से बहुत ज़्यादा है, लेकिन
कहने का मकसद ये है कि उन्हें बहुत इज्जत, बड़ा वक़ार और बहुत ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल ठीक। तो सर यहाँ पे क्यों नहीं है ये चीज, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कभी भी किसी एक्टर को इस तरह से हमने नहीं देखा कि इतनी रिस्पेक्ट मिली हो ऑडियंस की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से भी। क्यों हम इस टैलेंट को या इस जो कहना चाहिए आर्टिस्ट है उनको क्यों हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए? क्या इस्लामिक नेशन होने की वजह से ये हुआ? आरजू, आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में जो हमने फिल्म के बारे में किया था, मैंने आपसे बताया था कि 1983 में ज़ियाउल हक साहब ने एक मैराथन सेशन किया था फिल्म इंडस्ट्री के साथ, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के हर डिसिप्लिन जो है, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, साउंड रिकॉर्डर्स, सिंगर्स, सभी लोग यहाँ आए थे पिंडी में, उनके अपने जहाँ उनकी ऑफिस था प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक, और एक पूरा मैराथन सेशन सुबह से शाम तक हुआ था। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि सिविल अवार्ड जो दिए जाते हैं प्रॉब्ली 23 मार्च को अनाउंस होते हैं और 14 अगस्त को ही दिए जाते हैं, या मेरे ख्याल में 14 अगस्त में अगस्त 23 मार्च को 14 अगस्त को 23 मार्च को ज़्यादा देते हैं, मार्च में दिए जाते हैं। तो उन्होंने ये ऐलान किया कि फिल्म इंडस्ट्री के मेंबरान को भी जो है डिजर्विंग जो है उनको मिलेंगे, अपने सिविल अवार्ड्स मिलेंगे, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज़ और इस तरीके से और अवार्ड्स, और ये वाकई मिलने शुरू हो गए। और मोहम्मद अली और नदीम साहब और मुस्तफ़ा कुरैशी और सबिया खानम और बाकी बहुत सारे लोगों को मिले, और ये इज्जत की बात है, एजाज़ की बात है फिल्म इंडस्ट्री के लिए कि वो भी अब शामिल हैं इस एजाज़ में, सिविल अवार्ड्स के एजाज़। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर आप समझते हैं कि स्टोरी लाइन जो है ये तो फिल्में इंडियन मूवीज जो पहले बना करती थी वो टेक्निकल लिहाज से तो आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा आगे है, कैमरा वर्क और जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो सब कुछ है, लेकिन आप समझते हैं कि अब ज्यादा रियलिटी पे फिल्म बनने लगी है, पहले ज्यादा लव स्टोरीज होती थी। देखिए, फिल्म चाहे वो सरहद पार की हो या हमारी हो, अब हम कंपेयर कर लेते हैं ज़रा 50s और 60s को। अगर किसी चीज़ ने सबसे ज़्यादा इन फिल्मों को पीछे ले गए हैं, अगर कोई एक डिसिप्लिन, तो उसका स्क्रिप्ट है। जितने स्क्रिप्ट अच्छे हुआ करते थे, गंगा यमुना की तस्वीर है विजयंती माला और दिलीप कुमार की अपनी फिल्म थी, उनकी अपनी प्रोडक्शन थी है, और बहुत ही अच्छी गई थी, बहुत ही उम्दा फिल्म थी। जितनी दफ़ा देखें, आपने गाइड देखी बहुत दफ़ा, मैंने गाइड गंगा जमुना भी देखी बहुत दफ़ा, ये भी बहुत ही अच्छी फिल्म थी और हमेशा याद रखी जाएगी। नौशाद की म्यूज़िक थी, शकील बदायूनी के गाने थे, और लेकिन ये है कि अपना स्क्रिप्ट जो है, मतलब गंगा जमुना को ले लीजिए, या आपकी फेवरेट फिल्म जो है गाइड, उसे ले लें, या संगम ले लें राज कपूर की, तो दीदार ले लें दिलीप कुमार की, दाव ले लें, ये बहुत मजबूत फिल्में थी स्क्रिप्ट के लिहाज से, और मिसल आपको हिलने नहीं देती थी। जब आप कहानी फिल्म शुरू होती थी, कहानी चलती थी, तो फिर आप बैठ जाते थे कहानी देखने के लिए। अब वो नहीं मिलता। मेरे ख्याल में वो स्क्रीन राइटर्स नहीं हैं, हमारे यहाँ भी अब वो राइटर्स नहीं हैं। हमारे एक राइटर थे रियाज शाहिद, जो बहुत ही उम्दा लिखा करते थे और मोस्टली पेट्रियाटिक फिल्में लिखी उन्होंने, मसलन जैसे क्लर्क लिखी एक फिल्म, फिर शहीद लिखी और फरंगी लिखी, और बहुत ही उम्दा फिल्में थी और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। सर बजट से कोई फर्क पड़ता है कि पाकिस्तानी फिल्मों का बजट क्योंकि कम होता था, अभी तक कम है, और जो इंडियन फिल्म है उनका बजट काफी होता था। हम अक्सर देखते थे कि देव साहब की फिल्में अक्सर यूके वगैरह में बनी होती थी, कभी अमेरिका गए हुए हैं, लव इन पेरिस और इस तरह की कई फिल्में देखी शम्मी कपूर साहब की। उससे भी कोई सर फर्क पड़ता है कि ऑडियंस आ रही है देखने के लिए? बजट जाहिर है, ऑफ कोर्स अगर बजट ज्यादा होगा तो फिल्म को ज्यादा निकाला जा सकता है। बहुत सबसे पहले तो एक्टर जो हैं, इनको आप ले ही नहीं सकते विदाउट बिग बजट। ये बड़ा काम है फिल्म में। दिलीप कुमार और राज कपूर और देवानंद और वहीदा रहमान और मीना कुमारी और नरगिस, ये वो लोग हैं जो कम बजट की फिल्मों में अफोर्ड कर ही नहीं सकते प्रोड्यूसर्स।
सही। लेकिन सर आपको लग रहा है कि बजट की वजह से फिल्म अच्छी बनती थी, या बजट इतना जरूरी नहीं है जितना स्टोरी लाइन जरूरी है? नहीं, बजट डेफिनेटली एक बहुत अहम प्रोडक्शन का एलिमेंट है। बड़े बजट से ही आप बड़े एक्टर्स को अपना हायर कर सकते हैं, बड़े बजट से ही आप सेट्स बना सकते हैं और बड़ी म्यूजिक ले सकते हैं, और मोहम्मद रफ़ी और मुकेश और किशोर कुमार लता के गाने ले सकते हैं। कंपोजर जो हैं, छोटा बजट जो है बहुत पीछे रह जाता है, लेकिन छोटे बजट में भी अच्छी फिल्में बनती हैं, रियलिस्टिक। लेकिन बड़ी प्रोडक्शन की फिल्म नहीं बन सकती छोटे बजट से, बड़े बजट के लिए बड़ी फिल्म ही बनती है। तो सर 50s की कोई फिल्म जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, आप वो बताएंगे जरा हमारे ऑडियंस को, और फिर 60s की। जी, बहुत सी फिल्में हैं, ये ज्यादती होगी अगर आप मुझसे सिर्फ एक फिल्म का पूछें, लेकिन 50s की सबसे पहली एक बड़ी फिल्म जो है वो महल थी, आएगा आने वाला, मधुबाला और अशोक कुमार। और फिर उसके बाद दिलीप कुमार की अपना दीदार थी और दाग थी, और देवानंद की गाइड जो है वो 60s में आई, लेकिन देवानंद भी काम कर रहे थे थ्रू आउट 50s में और अच्छी फिल्में बनाई उन्होंने। लेकिन अगर कोई एक फिल्म पूछें अब देवानंद की सबसे बड़ी फिल्म जो मुझे बहुत पसंद है और जो आपको भी पसंद है, वो गाइड है। और इसी तरीके से मीना कुमारी जो है, उन्होंने घरेलू फिल्मों में काम किया, और वो रोना धोना मेरा मतलब है वो ही उनकी किस्मत में था स्क्रीन के ऊपर। वो बहुत रोई वो स्क्रीन पे और बहुत पसंद की गई। और दिल एक मंदिर जो है 60s की, वो सर मधुबाला की कोई फिल्म? मधुबाला महल मैंने आपको बताया, और फिर 1960 में सबसे बड़ी फिल्म आई हिंदुस्तान की, मुग़ल आज़म, जो तकरीबन 10-12 साल से बन रही थी। और बहुत सारे एक्टर्स इसमें चेंज किए गए, बहुत सारे एक्टर्स आए और चले गए, लेकिन इवेंचुअली जब फाइनल कास्टिंग जो हुई, इसके डिसाइड जो किया कि आसिफ साहब ने, तो वो मधुबाला और दिलीप कुमार और पृथ्वीराज थे, अकबर, शहंशाह अकबर के किरदार में। नौशाद की म्यूजिक थी, शकील बदायूनी के गाने थे। और जब फिल्म बन गई काफ़ी, तो फिर के आसिफ को एहसास हुआ कि ये कलर में होनी चाहिए थी, लेकिन मुमकिन नहीं था, इसलिए कि हिस्टोरिकल फिल्म थी और वो सब कुछ फिल्माया जा चुका था। चुनाचे उन्होंने कुछ गाने जो हैं उनके, वो अपना कलर में पिक्चराइज किए, कुछ हिस्से भी इनके फिल्म के। और फिर चंद साल पहले इसको कंप्यूटराइज कलर किया गया सारी फिल्म को, लेकिन जो लोग ब्लैक एंड व्हाइट में देख चुके थे, उसमें मैं भी शामिल हूँ, वो मुझे वो कलर पसंद नहीं आया। लेकिन बहरहाल एक ज़रूरत थी बॉक्स ऑफिस की कि इसको कलर में किया जाए, और भी बहुत सारी फिल्में हुई हैं कलर में, हम दोनों हुई है, और बहुत सारी फिल्में कलर में की हैं, कंप्यूटर पे हुई है, लेकिन जो खूबसूरती है ब्लैक एंड व्हाइट की, वो अपनी जगह पे है। सर वहीदा रहमान की फिल्म आई थी देव साहब के साथ, 16वां साल शायद नाम था उसका। वो एक मेरे ख्याल एक रात की ही कहानी थी, उसमें है अपना दिल तो आवारा, हेमंत कुमार का, बहुत खूबसूरत गाना था, आज तक अच्छा लगता है। और क्या जबरदस्त शायरी थी, और उसमें मतलब देव साहब को देख के मजा आ रहा था कि आई विश के वो होते और मैं इंडिया जाके उनसे मिलती। मुझे उनसे मिलने का इतना ज्यादा शौक था कि देव साहब से, बस उनकी फिल्में देखकर ना, देव साहब का स्टाइल ही और था। वो गांव के भी अगर बनते थे ना, तो पढ़े लिखे ही बनते थे, कभी उन्होंने ये नहीं ऐसा रोल नहीं किया जिसमें उनको अनपढ़ दिखाया गया हो। जबकि दिलीप साहब करते थे, राज कपूर करते थे, लेकिन देव साहब की मैंने कोई फिल्म नहीं देखी जिसमें वो अनपढ़ बने हो। गांव के भी होते थे देश परदेश में, और किसी भी फिल्म में तो वो पढ़े लिखे का ही रोल करते थे। और एक शरारत सी उनके चेहरे पर होती थी गानों के दौरान भी, जैसे मैं ये फिल्म पिक्चर्स भी आपको दिखा रही हूँ, तो एक देखिए एक शरारत सी उनकी जो है ना चेहरे पर होती थी, जो बड़ी इनोसेंट सी भी लगते थे और बड़े अच्छे लगते थे। तो आपने यकीनन देखी होगी 16वां साल, क्या कहेंगे आप? फर्स्ट मूवी थी वहीदा रहमान जी। हाँ, ये प्रॉब्ली 50s का था, अगर मुझे गलती हो रही। और ये आप ठीक कह रही हैं कि बिल्कुल जो वहीदा रहमान साउथ इंडिया से आई थी नई, लेकिन इसके बावजूद उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी। तमाम आर्टिस्ट साउथ इंडिया से आए हैं, उनकी उर्दू प्रॉब्ली इस तरह की नहीं थी जैसी वहीदा रहमान की है। और ये फिल्म भी मुनासिब गई थी बॉक्स ऑफिस पे। और देवानंद की आपने बात की तो मुझे भी बहुत पसंद थे,
और वो इंग्लैंड गए और वहीं पे वो रुखसत हुए और वहीं पे उनके जो अपना लास्ट राइट्स जो हैं वो भी इंग्लैंड में ही किए गए, लेकिन उनका एक मुजस्मा जो है वो बनाया गया मुंबई में। और वहीद रहमान ने बहुत सारा काम किया देवानंद के साथ। और एक मैंने फोटोग्राफ देखी थी कि अपना वहीद रहमान जो है बहुत मोहब्बत से और बहुत शक्कत से उनके मुजस्मे पे हाथ रख रही हैं। मुजस्मा भी वो एक बर्ड था, अपर हाफ जो ऊपर बस्ट, सॉरी। और बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा नाम छोड़ गए वो अपना हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में। और वो फिल्म हिस्ट्री जो है इंडिया की, उसमें हमेशा देवानंद और राज कपूर और वहीद रहमान और दिलीप कुमार और राज कपूर और मीना कुमारी और वैजंती माला और नरगिस, इन सब के नाम रहेंगे हमेशा। और देवी साहब ने तो शायद कहा यूनिवर्सिटी से मास्टर्स भी लॉ यूनिवर्सिटी से किया था, जी गवर्नमेंट कॉलेज से किया था। और आप याद रहेगा जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब यहाँ आए थे बस में, तो उस बस में देवानंद भी थे, वो भी हम सफर थे प्राइम मिनिस्टर के। और एक और बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट अब भी कभी कभी नजर आती हैं, कामनी कौशल, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज की ग्रेजुएट हैं और उन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा लाहौर में। वो रिकॉल करती हैं अपना वो पीरियड जो उन्होंने यहाँ पे गुजारा, और वो शी इज़ वेरी रेमिनिसेंट अबाउट इट। कहती है कि पीरियड अगर किसी तरह से दोबारा आ जाए, क्योंकि वो उनके बहुत करीब है वो हिस्सा लाहौर का जब वो यहाँ पढ़ती थी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे बात करेंगे, आपको जहमत देंगे और हम फिर कुछ आगे के सालों की मूवीज जो है उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और ये तमाम आर्टिस्ट जो हैं ये अब भी मेरे बहुत करीब हैं और यूट्यूब में इनको हमारे पास रखा हुआ है। और जब भी मैं चाहता हूँ, जब भी मैं दिल करता है, मैं इनको देख लेता हूँ गानों के साथ, फिल्म के हिस्से इनके। बिल्कुल ठीक सर, ये तो सर एवरग्रीन मूवीज हैं, कभी भी इंसान बोर नहीं होता, ना गानों से ना इन फिल्मों से। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।